हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। मैं वरुण अवस्थी आप सभी का जीएस गुरु एसएससी टेक्स्ट बुक पर आपका वेलकम करता हूं। ज्यादा समय तो बचा नहीं है, बहुत कम है, लेकिन हमारे लिए पर्याप्त होगा क्योंकि हम जो अप्रोच लेकर चल रहे हैं ये अप्रोच हमें बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन ल्यूसेंट में बहुत पहले ही कर चुके थे, जब लोग अपना सिलेबस कवर कर रहे थे। आपको पता है तब हमने जुलाई के ही महीने में पूरी ल्यूसेंट कवर कर ली थी। अब जब लोग नॉर्मल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं तब हम लोग इस तरीके के हैवी क्वेश्चंस का लेवल लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एडीक्यूटी मॉक टेस्ट नंबर 5 आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। इन 25 क्वेश्चंस का लेवल फिर से देखेंगे मॉडरेट टू टफ है या इजी टू मॉडरेट है। साथ में यह भी आकलन करेंगे कि कहां पर कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन इस शिफ्ट में हमें देखने को मिले। लास्ट वाला नंबर 4 मॉक जो मैंने आपको कराया था वहां पर आपने देखा था हिस्ट्री के और आर्ट एंड कल्चर के काफी क्वेश्चन हमें मिले थे। आज की क्लास में देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं, ये जो भी क्लासेस मैं आपको यहां पर करा रहा हूं, मॉक टेस्ट जितने भी आपको कवर करा रहा हूं या फिर इससे पहले ल्यूसेंट कराई है, उसकी सबकी पीडीएफ जो है वो मैंने मेरे टेलीग्राम पर शेयर करी हुई है। क्लासेस के बाद एनोटेशन फाइल के साथ भी मैं सॉल्यूशन पूरा शेयर करता हूं। तो टेलीग्राम की जो ऑफिशियल आईडी है ये है वरुण अवस्थी जीएस। ये ऑफिशियल टेलीग्राम की आईडी है। अगर आपको ऐसे नहीं मिलता है तो आप गूगल पे सर्च करेंगे, सबसे ऊपर लिंक आ जाएगा, या फिर मेरा ऑफिशियल चैनल है वरुण अवस्थी। जब आप उस पे जाएंगे तो किसी भी वीडियो पर आप क्लिक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक आपको मेरे ऑफिशियल चैनल का ही मिल जाएगा। होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत डुप्लीकेट मेरे नाम से चैनल बने हुए हैं, उनको ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में फिर आप मेरे पास मेल करते हो, वीडियो में कमेंट करते हो कि सर वहां पे तो कुछ अपलोड ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना होने पाए इस वजह से मैंने आपको बताया, इस तरीके से वेरीफाई कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज का मॉक। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। हमारे सामने दो लिस्ट दी हुई है, एक तरफ डेज के नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ कौन से दिन उसे मनाया जाता है। तो देख लेते हैं। वर्ल्ड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डे कौन से दिन यह मनाया जाता है? 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, बिल्कुल सही लगा हुआ है इसके सामने। नेशनल यूथ डे ये हम लोग 12 जनवरी को ही मनाते हैं क्योंकि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी होती है। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में इसको हम लोग हर साल मनाते हैं। तीसरा है इंटरनेशनल यूथ डे, 12 अगस्त या फिर 3 मई, तो इसको भी 12 अगस्त के दिन ही मनाया जाता है। और ये चौथा जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 3 मई को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया था। तो एक तरीके से हम देखें तो ऑप्शन हमारे सारे बिल्कुल सटीक लगे हुए हैं। तो हम किसके साथ जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो यहां पर तीसरा देख लीजिए, A1, B2, C3 एंड D4। तो पहला हमारा तीसरा यहां पर हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अब देख लो, यहां पर क्वेश्चन सीधे सीधे पॉलिटी से आ गया है। क्वेश्चन पूछा है ये कौन सी डेट है जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में परमानेंट चेयरपर्सन के रूप में। हालांकि आपसे डेट तो पूछी हुई है लेकिन डेट यहां पर दिया ही नहीं हुआ है। मजा तो तब आता जब आपको यहां पर प्रॉपर डेट दे देता, नवंबर की पर्टिकुलर डेट या दिसंबर की पर्टिकुलर डेट दे देता, तब मजा आता, तब देखते कि कौन कितने पानी में है। चलिए ऐसे ही आपको बताता हूं मैं, आप ध्यान रखोगे पूरा टाइमलाइन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया, ये डेट कौन सी थी? तो ये डेट थी 26 नवंबर 1949। लेकिन इसके 3 साल पहले से कहानी शुरू हुई थी, जब संवैधानिक सभा बनी और उसने हमारे संविधान को बनाना शुरू किया। संवैधानिक सभा हमारी बनी कब? फॉर्म्ड। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कब? तो यह बनी थी 6 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसके बाद इसकी पहली मीटिंग कब हुई? तो फर्स्ट मीटिंग भी आपसे पूछी जाती है। ये जो पहली मीटिंग इसकी हुई थी, ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इस दिन संवैधानिक सभा में डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि कौन इसका चेयरपर्सन बनाया जाए, तो टेम्परेरी बेसिस पर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बनाया गया था। उसके बाद 2 दिन के बाद दूसरी मीटिंग हुई और यह दिन था 11 दिसंबर 1946। और पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया था संवैधानिक सभा में।
तभी मैंने कहा अगर यहां पर प्रॉपर डेट देता तब तो और मजा आता। फिलहाल तो क्वेश्चन हल्का था ये। तो 11 दिसंबर 1946, तो दिसंबर 1946 दूसरा हमारा यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगेन आपसे पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पे हमसे पूछा गया है ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है संविधान में जिसके अंतर्गत लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूटी ऑफ पुडुचेरी वर एडेड टू द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। हिंदी में मैं इसका मतलब आपको जल्दी से समझा देता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे संविधान में ये कौन सा संशोधन किया गया जिसके अंतर्गत ये प्रावधान लाया गया कि जो राष्ट्रपति के इलेक्शन होंगे इन इलेक्शन में दिल्ली की विधानसभा के लोग भी वोट करेंगे और पुडुचेरी की विधानसभा के लोग भी वोट करेंगे। क्योंकि हमें पता होना चाहिए राष्ट्रपति के इलेक्शन जब होते हैं तो जितने भी एमपीज हैं जो कि इलेक्टेड हैं वो सब वोट करते हैं और पूरे भारत के जितने भी हर एक राज्य और यूटी के इलेक्टेड एमएलएज हैं वो भी वोट करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये कौन सा अमेंडमेंट था? ये था हमारे संविधान में 70वां संशोधन जो कि कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इतनी बात क्लियर है सभी को? ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या बता सकते हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये कौन सा अमेंडमेंट था जिसमें वोटिंग एज जो है, पहले हमारे देश में वोट करने के लिए मतदान के लिए आयु 21 साल थी, अब इसको घटाकर कितना कर दिया गया? 18 साल कर दिया गया। ये कौन से अमेंडमेंट के तहत किया गया था? तो इसके लिए हमारे देश में लाया गया था 61st अमेंडमेंट, 61वां संशोधन। कब आया था? ये 1988 में आया था। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, देखो फिर से अगेन पॉलिटी से क्वेश्चन है। लगातार तीसरा क्वेश्चन है पॉलिटी से। विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडियाज बाउंड्री वॉज रेटिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 100 अमेंडमेंट 2015? 2015 में हमारे संविधान में 100वां संशोधन जो किया गया, इस संशोधन के अंतर्गत हमारे किस पड़ोसी देश के साथ हमारी बाउंड्रीज को रेटिफाई किया गया है, मतलब निर्धारित किया गया है इस पड़ोसी देश के साथ हमारी सीमा रेखा को। पहले काफी सारा एरिया था जो कि इनके साथ निर्धारित नहीं था, लेकिन घुसपैठ वगैरह होती थी, तो भैया हमने कहा हमारी पार्लियामेंट ने कि अब ऐसा नहीं चलेगा, संशोधन करो और फटाक से रेटिफाई करो जितनी भी बाउंड्री एरिया है। तो ये है बांग्लादेश। और बांग्लादेश नेबर कंट्री से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा देश है जिसके साथ हम सबसे लंबी बाउंड्री लाइन शेयर करते हैं? तो ये बांग्लादेश ही है जिसके साथ हम सबसे लंबी बाउंड्री लाइन शेयर करते हैं। कितनी? 4000 समथिंग करते हैं। आगे जरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, देखें कितने लोगों को पता है। अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अप्रूव्ड विद्युत का सुचालक है, मतलब गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? कोल गुड कंडक्टर है? खुद बताइए। डायमंड? डायमंड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। कोयला या ग्रेफाइट? ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर। उसकी खास बात यह है कि ग्रेफाइट जो होता है इसमें परतें होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यह विद्युत में गुड कंडक्टर ऐसा इन्वॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन, ये अच्छा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिवर सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया है, ल्यूसेंट में भी खोल के दिखाया है, और ध्यान रखिएगा अलग से एक पूरी पूरी क्लास भी दी है इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में इसी चैनल पे। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट, हमारे सामने 4 स्टेटमेंट है और कह रहा है इनको एक बार पढ़ो, कौन कौन सा सही है वही ऑप्शन में दिया हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में ऊपरी भाग में सांगपो के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है, हमारे देश में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, तिब्बत में सांगपो बोलते हैं, और जब ये बांग्लादेश में जाती है तो वो लोग इसको जमुना बोलते हैं, ठीक है, और पूरी दुनिया इसको रेड रिवर के नाम से भी जानती है। पहला स्टेटमेंट सही है। गोदावरी नदी को अक्सर दक्षिण की गंगा के रूप में जाना जाता है, यह भी बात बिल्कुल सही है, इसको दक्षिण गंगा बोलते हैं और वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णा नदी भारत में गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। नो, गच्चा हो गया यहां पर। गंगा बेसिन सबसे बड़ा है भारत में, लेकिन गंगा के बाद दूसरा सबसे बड़ा गोदावरी है, ना कि कृष्णा है। यह स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद अगला पढ़ते हैं, सिंधु नदी तिब्बती पठार से मानसरोवर झील के पास से निकलती है। बिल्कुल सही बात है, मानसरोवर में कौन से लेक से निकलती है? कौन से लेक से निकलती है सिंधु नदी?
बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमें कौन सा सही मिल रहा है? पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा, फोर्थ वाला हमारा आंसर सही है। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो बॉस इस टाइम पर आप पीछे चल रहे हैं, और अगर आप कर रहे हैं तो विश्वास मानिए एग्जाम में आप देखोगे बहुत सारे नहीं, हजारों लाखों स्टूडेंट से आपका लेवल आगे होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस टाइम पर गुमनामी में केवल सो के अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं। उनको लग रहा है आराम से ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। उनको पता भी नहीं है कि साल दर साल सिलेक्शन बढ़ते बढ़ते आज किस आधार पे हम लोग आ चुके हैं। ऊपर से इतनी सब धांधली हो रही है, और इन सारी चीजों के बीच में हमें अपना सिलेक्शन लेना है, एक सीट। वो एक सीट लेनी इतनी भारी हो रही है। तो अगर क्वेश्चन का लेवल हम ये नहीं देखेंगे तो फिर गाड़ी छूट जाएगी, होगा कुछ नहीं। बार बार समझा रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, ये हर साल की कहानी है। पिछले 9 साल से मैं देख रहा हूं, हर साल बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको एक साल बर्बाद करने के बाद आता है समझ। कई लोग दूसरों का हाल देख के तुरंत समझ जाते हैं, कई लोगों के साथ तब तक उन्हें समझ नहीं आता जब तक उन्हीं के साथ दिक्कत नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ फूड एंड वाटर कंटेमिनेशन? आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा एक भोजन और पानी को दूषित करने का कारण नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। कारखानों में रासायनिक अपवाह, बिल्कुल सही बात है। जब आप केमिकल बह के जाएगा कारखानों का तो जितनी भी नदियां हैं वो सब इसी वजह से दूषित होती हैं, आसपास की झीलें। ये तो सही है, कारण है। इनकरेक्ट फूड स्टोरेज, अगर गलत खाद्य भंडारण किया गया है तो ऑब्वियस सी बात है वो भी एक टाइम के बाद सड़ने लगेगा और महामारी फैलती है, सही है। इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म इन द एटमॉस्फेयर, वातावरण में संक्रमित जीव, बिल्कुल सही है। एक से दूसरी तरफ ये बीमारियों को प्रवाह करते हैं। आवारा जानवरों द्वारा काटना, ये किसी भी तरीके से कंटेमिनेशन का कारण नहीं हो सकता है। मतलब अगर कोई आवारा जानवर किसी को काट रहा है तो उससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता, ये आपको भी पता है। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, फिलिप्स वक्र के अनुसार एक अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच में क्या संबंध है? एक व्यक्ति हुआ करते थे फिलिप्स, अर्थव्यवस्था में इनको रुचि थी और एक बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे। इन्होंने एक अपने कर्व में एक चीज आइडेंटिफाई करी है और रिलेशन दिखाया है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, इन दोनों में एक रिलेशन होता है। ये रिलेशन क्या है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में? तो देखिए, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब जब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, जब दूसरा बढ़ता है तो पहला वाला घट जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, फिलिप्स के कर्व में सिद्धांत बताया गया है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब जब बेरोजगारी बढ़ती है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन जो है, या फिर आप बोल सकते हो जो वेजेस हैं वो क्या होते हैं, घटते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 100 लोग बाजार में बेरोजगार घूम रहे हैं, ये 100 लोग बेरोजगार घूम रहे हैं बाजार में, ठीक है। इन 100 को नौकरी की जरूरत है, तो कंपनी ज्यादा सैलरी में इनको ले लेगी या कम सैलरी में लेगी? जाहिर सी बात है कंपनी कम सैलरी में इनको ले लेगी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। कंपनी 10-10 हजार रुपए में इनको हायर कर लेगी, केवल 10-10 हजार रुपया में। लेकिन मान लीजिए मार्केट में केवल 2 ही लोग बेरोजगार हैं, तो कंपनी के पास भी तो डिमांड होगी ना, कंपनी को भी तो मैन पावर चाहिए। अब ऐसे में इनको ज्यादा ऑफर करेगी कंपनी, कम नहीं ऑफर करेगी, क्योंकि कंपनी के पास भी ऑप्शन कम है, तो इनको ज्यादा ऑफर मिलेगा। हो सकता है इनको 70-70 हजार में ऑफर पे कंपनी हायर कर ले, ठीक है। तो अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, ओके। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति है जिनका नाम है केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र को पद्म विभूषण से साल 2000 में सम्मानित किया गया था। ये इनमें से कौन से क्लासिकल डांस फॉर्म से बिलोंग करते हैं? तो एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम हुआ करते थे और ये उड़ीसी डांस फॉर्म से बिलोंग करते थे, ठीक है, केलुचरण महापात्र। और पद्म विभूषण ही नहीं, इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और ये तो है उड़ीसा का, सारे क्लासिकल डांस ही हैं। कथकली कहां का है? केरल। कथक कहां का है? यूपी। मणिपुरी मणिपुर का है, ठीक है।
सत्तारिया कहां का है? आसाम का है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या कह रहा है, स्टेटमेंट वाइज काफी घना क्वेश्चन है। आपसे यहां पर कह रहा है गवर्नर की पावर्स के लिए 4 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा एक करेक्ट नहीं है, कौन सा एक सही नहीं है इनमें से गवर्नर की पावर्स के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं। गवर्नर हैज कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन टू रिजर्व अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर राज्यपाल चाहे तो क्या वो किसी बिल को अपने पास संरक्षित कर सकता है? बिल्कुल सही बात है, कर सकता है वो संरक्षित, ठीक है, और उसके आगे वो राष्ट्रपति को भी पहुंचा सकता है वो बिल। द गवर्नर हैज सिचुएशनल डिस्क्रिशन टू डिसाइड द अमाउंट टू बी पेड टू ऑटोनॉमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ सर्टेन स्टेट। मतलब हर एक राज्य में ऐसे क्षेत्र जहां पर जनजातियां रहती हैं, आदिवासी जनजातियां मान लीजिए रहती हैं, तो वहां के लिए गवर्नर अपनी तरफ से अपनी स्वेच्छा से एक अमाउंट निर्धारित कर सकते हैं वहां के वेलफेयर के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां पर पैसे की बात आएगी वो राज्य सरकार का काम होगा, या फिर डायरेक्ट केंद्र सरकार पैसा आवंटित कर सकती है वहां के लिए। तो यह बात तो बिल्कुल सही नहीं है। हां, गवर्नर अगर वहां का कुछ टेंस सिचुएशन है या चिंताजनक बात है तो वो चीज राष्ट्रपति को पहुंचा सकते हैं लेटर लिख के। गवर्नर कैन एक्सरसाइज डिस्क्रिशनरी पावर्स व्हेन अपॉइंटिंग द चीफ मिनिस्टर इन केस नो पार्टी हैज क्लियर मेजॉरिटी। आपसे यहां पर कह रहा है अगर किसी भी पार्टी में मेजॉरिटी नहीं है तो गवर्नर अपनी तरफ से जो मुख्यमंत्री हैं उनकी नियुक्ति करती समय विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कमेटीज का गठन करके अपनी तरफ से मुख्यमंत्री को नियुक्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, कर सकते हैं। यदि मंत्रिपरिषद ने बहुमत खो दिया है तो राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे लोकसभा भंग करने की पावर राष्ट्रपति के पास है, उसी तरीके से विधानसभा को भंग करने की पावर गवर्नर के पास है। तो यह भी सही है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? सेकंड वन हमारा आंसर है, क्योंकि ये इनकरेक्ट है और हमसे यही तो पूछा गया था कि कौन सा करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर हमसे पूछा गया है इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जिसको नॉर्मली कहते हैं IRNSS, इसका अंग्रेजी में एब्रीवेशन क्या है? अंग्रेजी का एब्रीवेशन इसका क्या है? लॉग आईसी, मैग आईसी, मतलब लॉजिक, मैजिक, नेविक या फिर कासिक। तो यह है नेविक। नेविक, ओके। यहां पर नेविक का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं नेविगेशन ऑफ इंडिया कंटेनर, ठीक है। और यह किसके द्वारा बनाया गया है? तो बिल्ट बाई इसरो। इसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। यह एक ऐसा सैटेलाइट सिस्टम है जो कि हमारे भारत क्षेत्र की और आसपास के देशों के आसपास जो हमारी सीमा रेखा हम शेयर करते हैं उन सभी जगहों की हमें नेविगेशनल नॉलेज देता है। ये जो IRNSS सैटेलाइट सिस्टम है, इट कंटेन्स, इसके अंदर जो है 24 सैटेलाइट आती हैं। ये 24 सैटेलाइट्स का एक समूह है और ये दो तरीके की इंफॉर्मेशन देता है। एक तो जनरल इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि मान लो कहीं पर वेदर कैसा हो रहा है ऐसी इंफॉर्मेशन दे देगा, मानसून आने वाला है या फिर कहीं पर तूफान आने वाला है, ऐसी, जो कि जनरल इंफॉर्मेशन है। और दूसरी ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी देता है, जिसको हमारी मिलिट्री या फिर इंटेलिजेंस सर्विसेज यूज करती हैं। ओके, तो 2 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ये हमें प्रोवाइड करता है। दुनिया में भारत केवल 4 ऐसे देशों में से एक है जिसके पास IRNSS है। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो RNSS है। आई का मतलब तो इंडियन ही हो गया। हमसे पहले अमेरिका, रशिया और चाइना, इन देशों के पास है, और भारत टोटल 4 देशों में एक है। बस इन 4 देशों के अलावा दुनिया में किसी के पास अपना खुद का RNSS नहीं है। तो आपको गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के पास ये है। साल 2025 में भारत का यह कौन सा राज्य है जो कि प्रोसेस्ड पोटैटो का टॉप प्रोड्यूसर बनके उभरा है? प्रोसेस्ड पोटैटो का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला भारत का कौन सा राज्य रहा है 2025 में? तो आलू का सबसे ज्यादा उत्पादन पहले उत्तर प्रदेश करता था एक टाइम पे, लेकिन इस साल 2024 से 25 के सत्र में गुजरात ने किया है। और गुजरात ने कितना उत्पादन किया है? 18.7 लाख टन आलू का उत्पादन किया है। और मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्टेड टू मिडिल ईस्ट कंट्रीज,
ज्यादातर मिडिल ईस्ट कंट्रीज को हमने किया हुआ है। क्लियर है? प्रति हेक्टेयर में गुजरात के अंदर 30 टन पर हेक्टेयर आलू का उत्पादन हुआ है पिछले सत्र में। इस वजह से गुजरात नंबर 1 पे है। गुजरात में कॉटन का भी उत्पादन बहुत किया जाता है, लहसुन का भी उत्पादन बहुत किया जाता है। यह कौन सी डायनेस्टी है जिसने 1206 से लेकर 1290 तक उत्तर भारत पर शासन किया है? ऐसे लोग कौन है भैया जो पढ़ाते टाइम मैंने देखा है और इनके बारे में सुना भी है, जो पढ़ाते टाइम ये ज्ञान देते हैं बच्चों को कि आपसे टाइमलाइन नहीं पूछी जाएगी, टाइमलाइन नहीं पूछी जाएगी, फाउंडर पूछ लिए जाएंगे या फिर बैटल पूछ लिया जाएगा, टाइमलाइन नहीं पूछी जाएगी। पिछले 3 साल के पेपर उठा के देख लीजिएगा, ऐसे लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है ये पेपर। पिछले 3 साल के आप किसी भी वनडे एग्जाम के पेपर उठा के देख लीजिए, टाइमलाइन रखे हुए हैं वहां पर। और अगर आप टाइमलाइन से नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर क्वेश्चन छूटेगा। ऊपर ऊपर से पढ़ने का मतलब नहीं होगा। यही कारण है जब मैं दिल्ली सल्तनत पढ़ाता हूं तो एक एक टाइमलाइन को लेकर पढ़ाता हूं, चाहे मिडवेल हो चाहे मॉडर्न हो, हर जगह पर। स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेकर 1290 तक इन्होंने शासन किया है। उसके बाद खिलजी आए, 1290 से लेकर 1320 तक शासन किया है। उसके बाद तुगलक आए, 1320 से लेकर 1414 तक इन्होंने शासन किया है। उसके बाद सैयद आए, सैयदों ने 1414 से लेकर 1450 तक शासन किया है। और उसके बाद लोधी ने 1451 से लेकर 1526 तक शासन किया है। तो आप खुद ही देख लीजिए, 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश, जिसको स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, इसी को ममलुक डायनेस्टी बोलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे इनमें से कह रहा है नीति आयोग का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स जो 2024 का है, इसके बारे में कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब सही नहीं है। पहले तो एसडीजी का मतलब जान लो, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एग्जांपल जैसे कि इसके अंदर 17 गोल्स आ जाते हैं। पीने के पानी की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, सबके लिए शिक्षा का स्तर बेहतर होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन मिले, और जो लिंगानुपात है वो बेहतर होना चाहिए, मेल्स और फीमेल्स कैंडिडेट के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए। ये सब मिलाकर टोटल 17 तरीके के टारगेट लेती है सरकार। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। यहां पर हमसे कह रहा है 4 स्टेटमेंट में से कोई एक इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है मिजोरम में हंथियाल जिला जो है ये सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा। क्या यह बात बिल्कुल सही है? सही है। ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इन मिजोरम एंड त्रिपुरा फॉल्स अंडर द फ्रंट रनर कैटेगरी। यह भी बात बिल्कुल सही है कि मिजोरम और त्रिपुरा के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आगे की कैटेगरी में रहे थे। 85% ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आर नाउ कैटेगराइज एज फ्रंट रनर्स। बिल्कुल सही बात है, ज्यादातर एसडीजी के क्षेत्र में बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पर फैसिलिटीज अब बेहतर हो रही हैं। All the 7 sisters states of Northeast India were covered and a total of 121 districts were evaluated. ये तो बात सही है कि 121 डिस्ट्रिक्ट्स इवेल्युएट किए गए हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के केवल 7 राज्य नहीं है इसमें, 7 नहीं है इसमें 8 राज्य हैं पूरे, जिसमें से एक सिक्किम भी है। 7 सिस्टर्स तो वो ही हैं, लेकिन एक सिक्किम भी है, तो टोटल यहां पे 8 राज्य हैं, इसलिए चौथा वाला इनकरेक्ट है और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया हुआ है, आसानी से आप इसे हिट कर लोगे। चलिए पढ़ते हैं। यह एक शहरी सभ्यता थी जहां लोग सुनियोजित कस्बों में रहते थे। बिल्कुल सही बात है। अगर हम आर्यंस की बात करें तो वो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में या ग्रामीण लाइफ व्यतीत करते थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काफी मॉडर्न लाइफ व्यतीत करते थे। ये बात सही है। एनिमल मीट वॉज द स्टेपल फूड, मतलब पशुओं का जो मांस है वही मेन भोजन हुआ करता था लोगों का। यह बात बिल्कुल गलत है, ऐसा हमें कोई भी साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। जबकि लोग यहां पे कृषि करते थे और बड़ी तादाद में कृषि करते थे, इसका मतलब सभी मांसाहारी नहीं थे, या मांसाहार जो था यह प्रधान भोजन नहीं था।
नेक्स्ट है, यह वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में लगभग 2500 ईसा पूर्व में फला फूला था। यह भी बात बिल्कुल सही है। और चौथा है, घर पके हुए ईंटों से बने थे। यह भी बात बिल्कुल सही है। धौलावीरा साइट इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो हमारा आंसर हमारे सामने है, सेकंड वन इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, मैं 1 सेकंड में आया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोनेरा ग्रुप में जीवों की सेलुलर संरचना का सबसे अच्छा वर्णन करता है? मोनेरा ग्रुप आपसे एनिमल किंगडम से पूछा गया है। मोनेरा का एग्जाम्पल क्या है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। इसमें आपका एग्जाम्पल क्या है, क्या आ जाता है इसका बेस्ट एग्जाम्पल में? ब्लू एंड ग्रीन एल्गी। ठीक है, अब आप देख लीजिए इसमें ऑप्शन हमें क्या क्या दे रखा है? मल्टी सेल्युलर विद कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेल्युलर विद अ ग्रुप न्यूक्लियस, या फिर यूनिसेल्युलर विदाउट अ ट्रू न्यूक्लियस। ये बात बिल्कुल सही है। जो मोनेरा ग्रुप के होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। और प्रोकैरियोटिक का मतलब यह है, ये ऐसे यूनिसेल्युलर होते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। देखिए, दो तरीके के न्यूक्लियस होते हैं। एक तो न्यूक्लियस है, ठीक है, जैसे ये सेल है मान लीजिए, इसके बीच में न्यूक्लियस है। ठीक है, ये जो नॉर्मल न्यूक्लियस है यही ट्रू न्यूक्लियस कहलाता है। और ये दो सेल्स को जन्म देता है नॉर्मली, ठीक है, दूसरे के साथ जनन करके। लेकिन एक होता है क्या? विदाउट ट्रू न्यूक्लियस। इसकी खास बात यह होती है, यह सिंगल सेल्युलर होता है और यह बाइनरी कोड मैप थेरेपी से दूसरे सेल को जन्म देता है। ठीक है, तो मोनेरा ग्रुप इसी में आता है, इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है। देखिए, फिर से अगेन आज क्वेश्चन आ गया पॉलिटी से। मुझे तो लग रहा है शायद 5वां क्वेश्चन होगा ये 17 क्वेश्चन में से पॉलिटी का। खैर, लेकिन लेवल आज उठा हुआ है काफी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। चलिए पढ़ लेते हैं। स्पीकर कैन बी रिमूव्ड बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटी, दैट इज अ मेजोरिटी ऑफ ऑल ऑफ देम मेंबर्स ऑफ लोकसभा। बिल्कुल सही बात है। स्पीकर को इसी तरीके से रिमूव किया जा सकता है लोकसभा के मेंबर्स में से नॉर्मल मेजोरिटी लेकर। डेप्यूटी स्पीकर कैन बी रिमूव्ड बाय अ सिंपल मेजोरिटी, इज अ मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा प्रेजेंट एंड वोटिंग। नहीं, ऐसे आप नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा? एक आपको प्रॉपर बिल लाना होगा, ठीक है, रेजोल्यूशन आपको पास करना होगा, तब आप डेप्टी स्पीकर को हटा सकते हो। डेप्टी स्पीकर इज सबऑर्डिनेट टू द पोजीशन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। नहीं, डेप्टी स्पीकर उसके अंडर में तो काम करता है लेकिन उसका सबऑर्डिनेट ऐसे काम नहीं करता है। सबऑर्डिनेट का मतलब यह हो जाता है कि अगर वो नहीं है तो उसकी जगह पर उसी की तरह काम करने लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सेकंड और थर्ड आपसे यहां पर पूछा था ना, कंसीडर द फॉलोइंग। हाँ, तो पहला ही सही है, फर्स्ट ही हमें यहां पर मिल रहा है। सेकंड वन इज द राइट आंसर, केवल पहला ही सही मिल रहा है। अच्छा, इसमें गलत पूछा था क्या? अच्छा हाँ, गलत पूछा था। ये देखिए नीचे आपसे गलत पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। तो अगर इनकरेक्ट पूछा हुआ है तो आप देख लो, इनकरेक्ट हमारे सेकंड और थर्ड है इनकरेक्ट। तो सेकंड और थर्ड, चौथा सही हो जाएगा। बिल्कुल सही है। मुझे लगा करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट पूछा होता तो पहला ही सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह कौन सी योजना है जिसको एबीडीएम के नाम से भी जाना जाता है? यह इसका शॉर्ट फॉर्म है, which aims to develop the backbone necessary to support the integrated digital health infrastructure of the country। पूरे भारत भर के जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिजिटली सपोर्ट करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है। इसका क्या नाम है? इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। क्या बोलते हैं? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। कोई समस्या तो नहीं है? आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ही ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि लॉन्च किया गया था। इसको कब लॉन्च किया गया? सितंबर 2021 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका जरा आंसर करने की कोशिश करिए। यहां पर हमसे पूछा गया है, इनमें से कौन सी कमेटी है जिसकी स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत करी गई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत यह स्थापना करी गई है पब्लिक अकाउंट कमेटी की। किसकी? पब्लिक अकाउंट कमेटी की।
और एक और चीज, इस कमेटी में कितने सदस्यों का प्रावधान है? तो जो मेंबर्स हैं इस कमेटी में, वो मेंबर्स होंगे 22, और इन 22 सदस्यों में से 15 जो हैं ये लोकसभा के मेंबर होंगे, और जो 7 मेंबर हैं ये राज्यसभा के मेंबर होंगे। ठीक है, और ये स्पेशली कमेटी इस स्तर पे काम करती है कि भारत के जो लोग हैं उन तक भारतीय योजनाओं का फायदा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, एस्टिमेट कमेटी, इसमें आपके 30 मेंबर होते हैं, और जो आपका कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है जिसमें आपकी सरकारी इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, इसमें 22 मेंबर होते हैं इसमें भी। ठीक है, अब आप एक ही सब्सक्रिप्शन पे केवल 5 रुपए में अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको 300 से ज्यादा एग्जाम्स के सारे बैचेस मिल जाते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर के, सारे एसएससी, सारे रेलवे, बैंक, मतलब आप एक ही सब्सक्रिप्शन में, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपका भाई स्टेट पीसीएस की, या आपकी बहन मान लीजिए बैंक की तैयारी कर रही है, सब आप एक ही सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना होगा सुपर पास, और सुपर पास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको 350 फीस दिखाई देगी, लेकिन आप अप्लाई कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, वहां पर कूपन कोड डालोगे जैसे ही सुल्तान, और देन अप्लाई कूपन कोड पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे फीस घट के सिर्फ 5 रुपए हो जाएगी। तो आप 5 रुपए से केवल अपनी तैयारी आज स्टार्ट कर सकते हो। 11,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट, सारी लाइव क्लासेस, सारी रिकॉर्डेड क्लासेस, सारी पीडीएफ, मेंटोरशिप, सब कुछ है इसमें, कोई दे भी नहीं सकता इतने कम में। यह आपको भी पता है। अगर अपने ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर हमें थोड़ा सा भी खर्च करने में शर्म आ रही है तो विश्वास मानिए हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि आज थोड़ा सा बेहतर खाने के लिए, गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए, उससे बात करने के लिए रिचार्ज चाहिए, उसके लिए हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं, दोस्त से उधार ले लेते हैं। लेकिन जब हमारी पढ़ाई की या हेल्थ की बारी आती है तो हम 1000 बार सोचते हैं। यह मानसिकता छोटी मानसिकता कहलाती है, बड़े स्टेप्स लेने की मानसिकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से आ गया पॉलिटी से। आर्टिकल हमसे डायरेक्ट पूछा गया है और पूछ रहा है यह कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत जो लोकसभा है वहां पे प्रेसिडेंट 2 सदस्यों को, एंग्लो इंडियंस 2 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं। वैसे तो आप एंग्लो इंडियंस का प्रावधान रहा नहीं है, यह सीटें खत्म करके एससी और एसटी कम्युनिटी को दे दी गई हैं। ठीक है, तो फिलहाल बताइए ये जो प्रावधान है ये कौन से आर्टिकल में है? 335, 31, 333 या फिर 337? एनी आइडिया? 331 इज द राइट आंसर, 331। ठीक है, और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, सेम उसी तरीके से जो विधानसभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पर गवर्नर 1 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं। 2025 का पुलित्जर प्राइज जो है ये इनमें से किस ऑटोबायोग्राफी को दिया गया था? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता देंगे, करंट अफेयर से क्वेश्चन है, नहीं पढ़ा होगा तो आप छोड़ भी सकते हैं। मैंने कहा ना, हमेशा मैं आपको कहता हूं शिफ्ट में या किसी भी मॉक टेस्ट में 25 में से जीएस में आपको 3 क्वेश्चन तक भी रेयर मिल सकते हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं है, 3 क्वेश्चन छूट भी गए, मैं कह रहा हूं 5 क्वेश्चन भी छूट गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समस्या तब हो जाती है मेरे भाई जब हम पढ़ते ही नहीं, जब बिल्कुल कॉन्क्रीट टॉपिक्स हम नहीं पढ़ते हैं और उसके बाद हमारे क्वेश्चन वहां पे 12-15 छूटते हैं, और लगा के हम कितने आते हैं? 10 या 11 क्वेश्चन, जिसमें से बचे खुचे हमारे नंबर 6 या 8 बचते हैं। यह स्थिति तब होती है अगर हमने हमारे कॉन्क्रीट टॉपिक कवर कर रखे हैं, सब्जेक्ट अच्छे से कवर कर रखे हैं, तो आप ये मान के चलिए 17 से 19 क्वेश्चन तक हम बना लेते हैं वहां पर। पुलित्जर प्राइज किसको इस बार दिया गया था? तो यह दिया गया है फीडिंग घोस्ट बाय टेसा हुल्स। फीडिंग घोस्ट बाय टेसा हुल्स। चलिए, ये तो रेयर क्वेश्चन हो गया, इनके पीछे नहीं भागना है, लेकिन जो आपसे स्टैटिक जीके के आर्ट एंड कल्चर में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ध्यान रखिएगा आपसे। पुलित्जर प्राइज जो है ये किसकी याद में दिया जाता है?
तो ये दिया जाता है जोसेफ पुलित्जर की याद में। ठीक है, कौन कौन सी फील्ड में दिया जाता है? तो ये जर्नलिज्म की फील्ड में, पत्रकारिता, म्यूजिक के क्षेत्र में भी दिया जाता है और राइटिंग के क्षेत्र में भी दिया जाता है। ठीक है, 3 क्षेत्रों में। जोसेफ पुलित्जर जो थे ये अमेरिकी थे, इनकी याद में पुरस्कार दिया जाता है। इसके साथ कितनी धनराशि दी जाती है? तो इसके साथ जो प्राइज मनी है ये $15,000 का दिया जाता है। कितना? $15,000 का प्राइज मनी दिया जाता है। इतना डेटा अब आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहां पर हमसे पूछा गया है, गुप्ता एम्पायर के द्वारा इनकी दूसरी कैपिटल किस जगह को बनाया गया था? तो गुप्ता साम्राज्य ने अपनी पहली कैपिटल किसको बनाया था? फर्स्ट कैपिटल इन्होंने पाटलिपुत्र को बनाया था और दूसरी कैपिटल पाटलिपुत्र, जिसको आज पटना बोलते हैं, और दूसरी कैपिटल उज्जैन को बनाया था। तो हमारा आंसर है उज्जैन। ठीक है, और कौशाम्बी कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बनारस, जिसको काशी के नाम से जाना जाता था, आज की डेट में वाराणसी इसका नया नाम है, यह भी उत्तर प्रदेश में है। उज्जैन एमपी में है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड ओजोन आर बोथ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम एलिमेंट। क्या यह बात सही है? यह बात सही है। कैसे सही है मैं आपको बताता हूं। जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? O2 बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम, और जो ओजोन है इसको हम लोग O3 बोलते हैं, मतलब ऑक्सीजन के 3 एटम। अब आपसे क्या कह रहा है? O2 और O3 बोथ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम एलिमेंट। क्या ये सेम एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स हैं? बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन के हैं। पहला ही हमें सही आंसर यहां पे मिल गया है। एक ही तत्व के अणु हैं ये दोनों ही एटम एक ही तत्व के हैं, ऑक्सीजन के हैं। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जब भी बोले आप समझ जाना O2 की बात हो रही है, ओजोन बोले O3 की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, यहां पर आपसे बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फर्टिलिटी आर करेक्ट? फर्टिलिटी को लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही है? चलिए पढ़ते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसको TFR बोलते हैं, इज एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रंस अ वुमेन इज एक्सपेक्टेड टू हैव ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। क्या टोटल फर्टिलिटी रेट एक महिला पूरे जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है उस पर निर्भर करता है? बिल्कुल सही बात है, करता है। द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट इज टिपिकली 1.5 चिल्ड्रन पर वुमेन। ऐसा नहीं है, एक बच्चा या पूरे बच्चे या 2 बच्चे ऐसे तो कंसीडर करोगे, 1.5 बच्चा कैसे कंसीडर कर लोगे? गलत है ये। फर्टिलिटी रेट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल, इकोनॉमिक एंड हेल्थ रिलेटेड फैक्टर। बिल्कुल सही बात है, इस पर बिल्कुल यह डिपेंड करता है। इन द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल फर्टिलिटी रेट्स रिमेन कांस्टेंट इन ऑल स्टेजेस। आपसे कह रहा है भूगोलिक संरचना जैसी भी हो, फर्टिलिटी रेट हर जगह का कांस्टेंट रहता है, हर एक परिस्थितियों में। क्या ये बात सही है? जो फर्टिलिटी रेट एशिया में है वही अफ्रीका में होगा, वही अमेरिका में होगा, वही अंटार्कटिका में होगा, वही स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में होगा। क्या ये बात सही है? नहीं सही है। और उसके बाद भी उनके अलग अलग स्टेजेस। गलत है। सो हमें सही कौन सा मिल रहे हैं? करेक्ट पूछे गए थे, पहला और तीसरा, ए और सी हमें यहां पर करेक्ट मिले, इसलिए थर्ड वन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महाराष्ट्र की संस्कृति के बारे में सही नहीं है? हमसे पूछा गया है, मतलब एक सही नहीं है, बाकी के 3 सही है। पढ़ लेते हैं। इट्स अ पॉपुलर डांस इज कॉल्ड गोतीपुआ। गोतीपुआ यहां का एक प्रसिद्ध नृत्य है। गलत। गोतीपुआ कहां का है? उड़ीसा का है ये। तो हमसे सही नहीं पूछा था, हमें तो यही मिल गया, यही हमारा आंसर है। बट आगे भी पढ़ लेते हैं। गणेश चतुर्थी कहां मनाया जाता है? मेन फेस्टिवल है, बिल्कुल सही बात है, महाराष्ट्र का।
इट्स फोक थिएटर इज कॉल्ड तमाशा, बिल्कुल सही बात है, तमाशा हो गया, लवानी हो गया, दही हांडी हो गया, ये सब महाराष्ट्र के ही हैं। ट्रेडिशनल साड़ी इज कॉल्ड पैथानी, पैथानी साड़ी, बिल्कुल सही बात है, महाराष्ट्र में बहुत पुराने टाइम से बनी आ रही है, और इसकी खास बात यह है कि ये हाथों से बनाई जाती है, और इस साड़ी के किनारे पर बॉर्डर काफी घने होते हैं, तो ये बात भी सही है। सो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, यही गलत है, बाकी के 3 स्टेटमेंट सही हैं। आज का जो मॉक टेस्ट का जो लेवल था ये मॉडरेट टू टफ था, ठीक है, मॉडरेट टू टफ था, इजी तो नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि काफी बड़े बड़े स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे। बाकी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वेटेज जो था वो पॉलिटी का था। हिस्ट्री का केवल 1 क्वेश्चन हमें मिला, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक गुप्ता एम्पायर, 2 क्वेश्चन मिले हिस्ट्री के। पॉलिटी के तो मुझे लग रहा है 5-6 क्वेश्चन हमें मिल गए। बाकी एनिमल किंगडम से 1 क्वेश्चन था, इस तरीके से था। अगर क्लास से कुछ भी सीखने को मिला है, मुझे तो पता है बहुत कुछ आपको सीखने को मिला है, तो नीचे एक लाइक वाला बटन है, उसको जरूर दबा दो, क्योंकि कल की क्लास में इतनी एनर्जी के साथ मैं आ पाऊं, उसके लिए आपके प्यार की जरूरत है। थैंक यू सो मच। जिनके पास सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं हैं उनको ये क्लास जरूर शेयर करिए, ताकि उनका भला हो। शिक्षा बांटने से ही बढ़ती है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो। सुल्तान तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन सुल्तान बनने के लिए गर्दन और इरादे दोनों मजबूत होने चाहिए।